हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। ईथन किले की ओर बढ़ा जहां सिसिलिया, सोफिया और एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे। ईथन आगे बढ़ा और बोला, सिसिलिया। तभी उसने सुना, किसी अपराधी को ढूंढने में आर्ट थ्रेड को इतना समय लगना बहुत असामान्य है। ये बात सिसिलिया ने रोफनाल से कही थी। वह बोली, राजमहल पर हमला होना भी तो पहली बार हुआ है। रोफनाल थोड़ी देर तक चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, हमें अपनी पूरी कोशिश का भरोसा है, लेकिन अपराधी बहुत चालाक साबित हो रहा है। सिसिलिया बोली, चालाक हो या ना हो, मुझे नतीजे जल्दी चाहिए। पास खड़ी एक लड़की जो काले सफेद राजसी कपड़े पहने हुए थी और हाथ में पंखा लिए थी, वो बोली, यो हाइनस, आज तो उसकी शादी का दिन है। क्या आपको उसे बधाई और आशीर्वाद नहीं देना चाहिए? रोफनाल ने हाथ फैलाते हुए हंसकर कहा, उसकी शादी मेरी शादी से भी ज्यादा भव्य थी। इस रिसेप्शन को ही देख लो, अब और कितनी दुआओं की जरूरत है। वो लड़की बोली, ये सारी शानो शौकत शायद वो नहीं चाहती। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो उसे कुछ और चाहिए। ईथन आगे बढ़ा और बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। उसने सिसिलिया के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घास के मैदानों की परंपरा है कि दुल्हन की सुंदरता के योग्य एक भव्य समारोह तैयार किया जाए, है ना? सिसिलिया ने उसकी तरफ देखा। वो लड़की बोली, एक महिला स्थिरता को भी उतना ही महत्व देती है जितना सुंदरता को, और ये भव्यता हमेशा स्थिरता नहीं देती। तुम यह बात धीरे धीरे समझोगे। ईथन मुस्कुराया और बोला, आपके सवाल के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे अभी तो स्थिरता की कमी महसूस नहीं होती, पर अगर कभी ऐसा हुआ तो आपकी बात याद रखूंगा। वो लड़की चुप रह गई। तभी रोफनाल गुस्से से चिल्लाया, तू बदतमीज। ईथन मुस्कुराया और बोला, यो हाइनस, अगर अनुमति दे तो मैं अपनी दुल्हन के साथ थोड़ी देर टहलने जाना चाहूंगा, इस भारी माहौल से थोड़ी हवा लेने। वो सिसिलिया को लेकर वहां से चला गया। ईथन अब रोफनाल की असल मंशा समझ चुका था। वो सोचने लगा, मुझे तो कब से पता था कि रोफनाल चाहता ही नहीं कि मेरी और सिसिलिया की शादी हो। वो तो बस चाहता था कि सिसिलिया ऑर्डर ऑफ हार्ट थ्रेड की प्रमुख बनी रहे। वो तलवारबाज इतनी ताकतवर थी कि उसके शरीर पर नियंत्रण के निशान लगाने पड़ते थे। वो उसे हमेशा अविवाहित रखना चाहता था। जब उसके पिता की मौत के बाद यह लगने लगा कि सिसिलिया किसी से शादी कर सकती है, तो रोफनाल को कोई फैसला लेना पड़ा। अगर उसने हार्ट थ्रेड का किताब किसी और को दे दिया तो एक शक्तिशाली साथी खो देता। इसलिए उसने मेरे साथ उसकी सगाई की योजना बनाई। बेचारा ईथन ग्रासलैंड, जिसके पास कुछ नहीं था, उसे लगा होगा कि उम्र के फर्क की वजह से यह रिश्ता खुद ही टूट जाएगा और इस तरह वह सिसिलिया को अपने पास रख पाएगा। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया, वो डरने लगा, क्योंकि हार्थेड की बढ़ती ताकत और उर्सियस की अपार संपत्ति मिलकर राजा से भी बड़ी शक्ति बन सकती थी। उसने हमारी शादी में दखल देने की बहुत कोशिश की, पर अब उसके पास बस एक जागा हुआ बाग रह गया है, और वो हूँ मैं। तभी किसी ने आवाज लगाई, योहाइनस। सिसिलिया ने ईथन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, आपने योहाइनस से बहुत रूखेपन से बात की। ईथन ने सोचा, उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने सोचा मैं इतनी खूबसूरत इंसान को छोड़ दूंगा। उसने सिसिलिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, सिसिलिया, मुझे टहलने का मन नहीं है। फिर उसे अपने पास खींचते हुए बोला, क्यों ना हम बालकनी पर चलें। सिसिलिया ने सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। दोनों महल लौट आए। ईथन ने बताया, महल लौटने के बाद हमने सारा समय साथ बिताया। हमने एक दूसरे को गले लगाया, हंसे और अपने बचपन की बातें साझा की। वो बोला, मैंने अपने बचपन की कहानियां सुनाई और वो पल मासूम खुशी से भरे हुए थे, पर साथ ही एक अजीब सी उदासी भी थी कि कैसी जिंदगी में जी सकता था। ईथन हंस रहा था और सिसिलिया हाथ में वाइन का गिलास लिए उसे देख रही थी। फिर सिसिलिया ने अपने बचपन की कुछ यादें बतानी शुरू की। जैसे ही वो बोलती, ईथन की आंखें बड़ी हो जाती, वो भौं चढ़ा लेता और कई बार उसके लिए गुस्सा भी महसूस करता। आखिर में गुस्से और दुख में ईथन ने वाइन का गिलास फेंक दिया और उसे कसकर गले से लगा लिया। हालांकि वो दिन बहुत पहले ही बीत चुके थे जब लोग मुझे मेरे बचपन में निशाना बनाया करते थे, लेकिन ईथन आज भी मेरी फिक्र में पागल हो गया। लगातार पूछता रहा कि मैं ठीक तो हूँ, मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। वो इतना जोर जोर से रोने लगा कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी वाइन नीचे गिर चुकी है। अजीब था ये सोचना कि हमारी पहली रात हमने अपने बचपन की बातें करते हुए गुजारी। दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। सिसिलिया उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। ईथन ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम आगे चलकर क्या करेंगे? सिसिलिया ने कहा, भविष्य? क्या मतलब? ईथन बोला, हाँ,
शादी के बाद और जब मेरी स्थिति थोड़ी स्थिर हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। वो सिसिलिया के सीने पर सिर रखे हुए था और बोला, जितना तुम काम करती हो मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी सच में आराम या सैर सपाटा किया होगा। सिसिलिया थोड़ी असमंजस होकर बोली, मैं आराम करती हूँ, बीच बीच में ब्रेक भी लेती हूँ। ईथन ने मुस्कुराकर कहा, सिगरेट पीकर और सोकर? मैं असली आराम की बात कर रहा हूँ, कहीं घूमने खुलकर जीने की। सिसिलिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सोचूंगी। ईथन बैठ गया और बोला, ठीक है, जब भी तुम्हें कोई जगह याद आए मुझे तुरंत बताना। फिर उसने कहा, सिसिलिया, तुम्हें याद है जब मैं छोटा था तुमने मुझसे क्या कहा था? सिसिलिया ने पूछा, तुम किस बात की बात कर रहे हो? ईथन ने जवाब दिया, जब तुमने कसम खाई थी कि तुम मेरी मदद करोगी। सिसिलिया मुस्कुराई और बोली, हाँ याद है, हालांकि मैं ग्रासलिन खानदान से हूँ और बिनिथ ग्रैंड ड्यूक उर्सियस का खिताब रखती हूँ। ईथन बोला, अगर मैं कभी फिर से क्राउन प्रिंस की गद्दी पा गया तो मैं एक चैरिटी खोलना चाहूंगा। सिसिलिया मुस्कुराई और बोली, मैं भी एक चैरिटी खोलना चाहती हूँ। ईथन आगे बोला, अभी येंसन में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा फासला है। अमीर गरीबों को नीचा दिखाते हैं, काम करने वाले लोग देश की रीढ़ हैं, पर उनका जीवन बुरा होता है। अगर ऐसा चलता रहा तो येंसन टूट सकता है, इसलिए अभी ही बातों को सुलझाना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ें। सिसिलिया सोचने लगी, यह इंसान सच में दुनिया को दूसरों के रहने लायक बेहतर बनाना चाहता है। मैंने जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँचने के लिए कितनों को कुचला, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम बिना किसी खिलवाड़ के यहाँ पहुँच सकते थे। तुम अच्छाई के बर्तन हो, हमेशा चमकते रहते हो। ईथन हंसा और बोला, चलो अब सो लें। सिसिलिया ने मन में सोचा, सब कोई तुम्हें समर्थन देंगे। जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मुझे तो मासूमियत वापस मिलती हुई लगती है, जो मैंने बहुत पहले ही खो दी थी। अगली सुबह खिड़कियां खुली थी और पर्दे हवाबाजी कर रहे थे। ईथन और सिसिलिया बाहर निकलने लगे। ईथन ने पूछा, सिर कैसा है? कल रात तुमने चक्कर की शिकायत की थी। सिसिलिया ने कहा, ठीक हूँ, शराब की वजह से था। हाँ। ईथन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन तुम नहीं पी सकती। उसी समय एक सर्वेंट क्रिस को अंदर आने से रोक रहा था और उसे कह रहा था, प्लीज बाद में आइए। क्रिस बोला, हट जाओ। सिसिलिया ने पूछा, क्या हुआ क्रिस? वो बोला, माफ कीजिए माय लेडी, बहुत जरूरी है, आ गया है। सिसिलिया हैरान हुई और बोली, समझ गई। उसने ईथन के कंधे पर थपकी दी और कहा, योर हाइनेस, मुझे जाना होगा, माफ कीजिए। ईथन ने उसका हाथ पकड़ा, उसे चूमा और कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है ना? जल्दी वापस आ जाना। हाथ हिलाते हुए वो चला गया और बोला, जल्दी वापस आओ। सिसिलिया ने क्रिस से कहा, ठीक है, चलिए। सिसिलिया ने पुजारी रोस्तोवो को ले जाकर ईंटों से बनी एक अंधेरी कक्षा में खड़ा किया। वहाँ कई साजो सामान टंग रहे थे जो भयंकर लग रहे थे। सिसिलिया ने रोस्तोवो से कहा, कितनी बुरी स्थिति है, मैंने तुम्हें चेताया था रोस्तोवो। रोस्तोवो बंधा हुआ और डरा हुआ कुर्सी पर बैठा था। सिसिलिया ने कहा, तुम मुझे बचपन से जानते हो, शायद अपने होने की वजह से तुम मुझे अपनी मास्टर के रूप में इज्जत नहीं दे पाते। उसने मेज पर रखे छुरे की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसने दबाव बनाते हुए कहा, मुझे किसी ऐसे इंसान को सताने में मजा नहीं आता जो कभी मेरा शिक्षक था, लेकिन अगर तुम चीजें खींचना चाहते हो तो मैं करवा दूंगी। छुरा उठाते हुए उसने चेतावनी दी, विलियम से तुम्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए। जैसे ही उसने रोस्तम पर दबाव डाला, रोस्तम ने अंततः कबूल कर लिया कि ये साजिश चाचा या चाची जायन ने रची थी, उसके पिता के छोटे भाई जायन। सिसिलिया अपने लेज सदस्यों के साथ खड़ी थी जब उसका चाचा विरोध करने लगा। सिसिलिया ने उसकी ओर साइड आंख से देखा और कहा, हार्ट थ्रेड के लिए। जब शाही अधिकारी उसे खींचकर ले जा रहे थे तो उसका चाचा चिल्लाया, तुम कैसे कर सकती हो? अपने पिता के भाई के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हो? मैंने हार्ट थ्रेड के लिए अपनी सारी जिंदगी बलिदान कर दी, मैं ऐसा बर्ताव सहन नहीं करूंगा। सिसिलिया ने तंज कसा, जीवन भर हार्ट थ्रेड के लिए ही, है ना? फिर उसने कहा, मेरे चाचा ने मुझे हमेशा एक लीच छोटी लड़की कहा है। जब भी मेरी कोई बात आती थी वह उसमें दखल देता आया है। वो आगे बोली, मेरी पढ़ाई से लेकर शिष्टाचार, मेरे जादू के शिक्षा और यहाँ तक कि मेरी शादी तक, सब में उसने दखल दिया। रोस्तोवा के बारे में बताते हुए उसने कहा, उसकी एक ही कामयाबी यही थी कि उसने रोस्तोवो को मेरे जादू का मास्टर बना दिया। पिता ने जायन की लगातार दखल अंदाजी का अधिकांश हिस्सा रोक दिया था, पर फिर भी वह मेरी जिंदगी में बहुत घुसपैठ करता रहा और मुझे बहुत परेशान करता था। जैसे ही जायन की बातें क्रिश और सोफिया को गुस्सा दिला रही थी, सिसिलिया ने
ने कहा, यह बस अब दखल अंदाजी की हद थी। वह हर सीमा पार कर चुका है। उसे मार डालना भी बहुत हल्की सजा होगी। सोफिया ने सहमति जताई। सही कहा, मैंने अब तक तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त की क्योंकि तुम मेरे पिता के भाई थे। एक फैसले के पल में सिसिलिया का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में कहा, इस बार तुम्हें सिर्फ मेरी बेइज्जती ही नहीं की बल्कि ग्रासलीन परिवार की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। वो और खतरनाक लहजे में बोली, इसके अलावा तुमने हार्थरेड के नाम को भी दागदार किया है। जब जायन घुटनों के बल गिरकर मिन्नतें करने लगा, सिसिलिया वहां से जाते हुए बोली, मैंने तुम्हें बहुत समय तक देखा जायन, पर आखिर में तुमने मुझे निराश ही किया। जायन गुस्से में चिल्लाया, क्या कहा तुमने? सिसिलिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये सोच कि हार्थरेड तुम्हारा है सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी जिंदगी में दखल दिया, मुझे घृणा से भर देता है। सिसिलिया ने सख्त लहजे में कहा, हार्थरेड से गद्दारी करने का हिसाब तुम्हें देना ही होगा। पसीने से तरबदर जायन जोर से बोला, तुम्हें अब तक ये समझ नहीं आया कि तुम्हारी सफलता की वजह मैं हूँ? कितनी मूर्ख हो तुम। हार श्रेणी नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया सिसिलिया। सिसिलिया ने जवाब दिया, तुम मेरे पिता और मुझे कभी सह नहीं पाए। हमारी जगहों पर हमेशा तुम्हारी नजर रही जैसे वो तुम्हारी ही हो। फिर उसने पूछा, क्या मेरे पिता को तुमने मारा था? गुस्से और डर से कांपते जायन ने चिल्लाया, तुम मुझ पर इल्डिन की मौत का इल्जाम लगाने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? तुम एहसान फरामोश लड़की हो। सिसिलिया ने सोचा, क्या इसका मतलब ये है कि उसने पापा को नहीं मारा? फिर बोली, मैंने अब तक तुम्हारी हर हरकत को नजरअंदाज किया क्योंकि तुम मेरे पिता के रिश्तेदार थे, लेकिन अब जब वो नहीं है, अब मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह नहीं। जायन चिल्लाया, तुम जानती भी हो क्या बोल रही हो? सिसिलिया ने गुस्से में आदेश दिया, इसे पकड़ो, हम हाथ श्रेणी में इसका मुकदमा करेंगे। अब से इसे वहाँ के मामलों में कभी दखल देने की इजाजत नहीं होगी। फिर अदालत में मुकदमा चला। जायन ने सफाई दी, सबूत भी पेश किए, पर जज ने हथौड़ा बजाकर फैसला सुना दिया, फांसी की सजा। सिसिलिया ने कहा, जिसने हार श्रेणी के साथ विश्वासघात किया और राज्य को खतरे में डाला, उसके लिए यह अंजाम सही था। इसके बाद उसका एक और चाचा बचाव में आया, पर जज उसकी बकवास से तंग आ गया और उसे डांटकर बाहर निकाल दिया। बाकी परिवार को दया दिखाते हुए सिसिलिया ने माफ कर दिया और सारी सजा जायन पर ही डाल दी। जब जायन को एहसास हुआ कि फैसला अब नहीं बदलेगा और उसका परिवार सुरक्षित है, उसने सिसिलिया से मिलने की इच्छा जताई। जेल में मुलाकात के दौरान उसने कहा, सुना है तुमने मेरे परिवार के लिए दखल दिया था। सच है, मैं तुमसे और तुम्हारे पिता से जलता था। जो चीज मुझे अपनी लगती थी वो सब तुम्हारे हिस्से चली गई, पर मैंने इलिड को नहीं मारा। वो मेरा भाई था, एक ऐसा इंसान जिसकी मैं बेहद इज्जत करता था। फिर उसने गंभीरता से कहा, अब जब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तुम्हारी रहमदिली के बदले में तुम्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सिसिलिया ने पूछा, क्या बात? उसने सलाखें पकड़कर कहा, सिसिलिया, राजा से सावधान रहना। सिसिलिया चौंकी, रोफनो की बात कर रहे हो? जायन ने कहा, हाँ, इलिड उस पर नजर रख रहा था। वो और पुराना राजा काफी करीब थे। इलिड को शक था कि मौजूदा राजा का हाथ उसके दोस्त की मौत में है, इसलिए सिसिलिया, राजा पर भरोसा मत करना। संभव है कि इलिडिन की मौत के पीछे भी वही हो। सिसिलिया गुस्से में चिल्लाई, गार्ड, दरवाजा खोलो अभी। गार्ड ने कहा, यस योर ग्रेस। तभी जायन जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। सिसिलिया चिल्लाई, जायन! उसके मुंह से काला खून निकल रहा था। सिसिलिया हैरान होकर बोली, काला खून? ये कोई श्राप है? नहीं, ये वादा श्राप है। किसी से उसने कसम खाई थी कि वो इस बात का जिक्र कभी नहीं करेगा, लेकिन किससे? रात का आसमान तारों और चमकते चांद से सजा था। वातावरण में गहरा दुख फैला था। जायन का परिवार उसके लिए रो रहा था। उसका अंतिम संस्कार समुद्र किनारे हुआ, जहां उसकी लाश को नाव में रखकर बहाया गया और पुजारी गंभीर चेहरे से खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। सिलिया काले शौक वस्त्रों में, बालों को चोटी में बांधे, लालटेन पकड़े अपने चाचा की मौत को गहरे दुख से देख रही थी। दुख के माहौल में उसकी चाची रोते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, हाय, क्या हो गया? सिसिलिया अंदर से टूटी हुई सोच रही थी, पता नहीं चाची क्या महसूस कर रही होगी। फिर उसने कहा, मुझे अब चलना चाहिए। समुद्र की लहरें आपस में टकराकर लहर बना रही थी
वो अकेले समुद्र किनारे खड़ी सोचने लगी। उसे उस भतीजी से माफी मांगनी पड़ी जो उसके पति की मौत का कारण बनी। लहर उसके पैरों से टकरा रही थी। वो मन ही मन बोली, हमारा ये लंबा और दुख भरा रिश्ता अब इन लहरों और ढलते चांद के साथ बह गया। लहरें चट्टानों से टकराकर जैसे उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो आगे सोचने लगी, काश उसने मुझे एक नासमझ लड़की या अपने भाई की बेटी की बजाय एक इंसान की तरह देखा होता तो शायद हम सच में परिवार बन सकते। इस तरह का उलझा रिश्ता नहीं होता। जब वो रेत पर चलने लगी तो उसके पैरों के निशान मिट्टी पर छप गए। वो सोचती रही, आखिर मैं कब तक यूं ही जीती रहूंगी, अपने रिश्तेदारों से झगड़ते हुए, अपने आसपास के लोगों पर भरोसा ना कर पाते हुए, मौत के साए में जीते हुए, कब तक। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा, सिसिलिया। मुड़कर देखा तो ईथन खड़ा था। वो दौड़कर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। सिसिलिया हैरान होकर बोली, आप यहाँ, योर हाइनेस। फिर एक बार बोली, आप यहाँ क्यों आए हैं? ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है ये सब झेलना आसान नहीं था। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। सिसिलिया मन ही मन सोचने लगी, उसे कैसे पता कि मैं इतने समय से ये सब सह रही हूँ। वो बोला, तुम उस चांदनी की तरह हो जो हमेशा मुझे ढूंढ लेती है। चांदनी में मुस्कुराते ईथन ने धीरे से कहा, चलो घर चलते हैं। सिसिलिया ने उसे देखकर मुस्कुराया और गले लगाते हुए बोली, ठीक है। थोड़ी देर बाद ईथन एक आलीशान कमरे के सामने खड़ा था। अंदर जाते हुए सर्वेंट बोला, ये पुरानी डचेस का कमरा है योर हाइनेस, आप देख सकते हैं। सजावट ज्यादातर औरतों के पसंद की है। ईथन ने कहा, नहीं, मुझे यही पसंद है, मैं यही रहूंगा। वो सोचने लगा, सिसिलिया का कमरा ठीक बगल में है, वो ड्यूक के कमरे में रहती है। सर्वेंट झुककर बोला, अच्छा योर हाइनेस, आप आराम करें, और चला गया। ईथन कमरे में घूमने लगा। फर्नीचर को छूते हुए बोला, तो ये है पुरानी डचेस का कमरा, सिसिलिया की माँ का। वो सोचने लगा, मैं तो सिसिलिया के साथ कमरा साझा करना चाहता था, पर वो बहुत थकी लग रही थी, उसे आराम चाहिए। उसने एक फ्रेम उठाया, उसमें छोटी सिसिलिया की तस्वीर थी, गुलाबी ड्रेस में। ईथन मुस्कुराया, कितनी प्यारी थी। फिर उसने एक किताब देखी, द स्टैंड ऑफ ग्रीड। वो बोला, ये तो पुरानी डचेस की डायरी है। उसमें लिखा था, सिसिलिया, आज मैंने सबसे सुंदर फूल देखा। डचेस के प्यार और ममता से भरे शब्द थे। ईथन मुस्कुराया जब उसने सिसिलिया के माता पिता के रोमांटिक पल पढ़े। फिर उसे एक पन्ने पर डचेस की तबीयत को लेकर चिंता लिखी मिली। ईथन ने सोचा, शायद उसने ये डायरी इसलिए छोड़ी ताकि ड्यूक उसे पढ़ सके। अब समझ में आता है कि सिसिलिया हमेशा मजबूत क्यों दिखना चाहती है। डायरी बंद करते हुए ईथन ने सोचा, ड्यूक सेरियन ने अपनी पत्नी से कितना सच्चा प्यार किया था, जैसे वो नाजुक बुलबुले हो, लेकिन जब वो रिश्ता टूटा होगा तो कितना गहरा जख्म हुआ होगा। वो बोला, कभी इतनी कोमल थी, अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया मजबूत बनने पर। अब ईथन सिसिलिया के लिए और चिंतित हो गया। अगले दिन सिसिलिया सफेद शर्ट और स्कर्ट में ईथन के कमरे में दाखिल हुई। वो कुर्सी पर अखबार लिए बैठा था। दोनों अच्छे कपड़ों में थे। ईथन मुस्कुराकर बोला, नींद अच्छी आई? फिर दोनों नाश्ते की मेज पर बैठ गए। सिसिलिया ने कहा, तुमने मुझे उठाने की जहमत भी नहीं की। ईथन मुस्कुराया, जिसे मुश्किल से आराम का वक्त मिलता है उसे कैसे जगा सकता था। सिसिलिया बोली, कम से कम खाना तो शुरू कर सकते थे। ईथन ने अखबार रखकर कहा, मुझे पहले ज्यादा भूख नहीं थी और मैं चाहता था हम साथ खाएं। सिसिलिया ने सिर हिलाया, ठीक है, चलो खाते हैं। खाते खाते ईथन बोला, हालांकि एक चीज है जो मैं खाना चाहता हूँ। वो मुस्कुराया, टमाटर से खेलते हुए, और फिर सिसिलिया के मुंह में रख दिया। मुझ पर भरोसा करो, ये इतना बेस्वाद नहीं होगा। सिसिलिया मुस्कुराकर बोली, योर हाइनेस, और खा लिया। फिर बोली, आज मुझे अपनी चाची से मिलने जाना है। ईथन ने पूछा, जायन सेरियन की पत्नी? सिसिलिया ने कहा, हाँ वही। ईथन ने मुस्कुराकर कहा, सुरक्षित जाओ और उम्मीद है कि वहाँ भी मेरा थोड़ा सा ख्याल रखोगी। कागज के अखबार में एक विज्ञापन था, एक सर्वेंट चाहिए। शर्तें लिखी थी, ग्रासलैंड की सुनहरी बालों वाली, 55 साल से ऊपर, शांत और सोच समझ वाली महिला चाहिए, महल के पास रहने की जगह दी जाएगी। ईथन ने वो अखबार पढ़ा और समझा, ये अजीब सा एड रेजिनेटिव की तरफ से मेरे लिए एक कोडिट संदेश है। उसने संदेश का मतलब देखा। शांत का अर्थ था 2 हफ्ते बाद, सोच समझ का मतलब आधी रात, महल के पास का मतलब था मेरे टाउन पर मिलना, और सिफारिश जरूरी का मतलब था कि किसी की पहचान की पुष्टि करनी है। ईथन समुद्र किनारे गया, नाव में बैठा और सोचने लगा, कौन हो सकता है? मैं तो हार्थ श्रेणी पर बैठकर सिसिलिया के वापस आने का इंतजार करना चाहता था। तभी उसने समुद्र में एक बड़ी नाव देखी जो रुक गई।
रेजिनेटिव काले कोट पहने नाव में उतरी। वो ईथन के सामने झुकते हुए बोली, मैं आपका इंतजार कर रही थी योर हाइनेस। ईथन ने कंधा झटकते हुए कहा, ऐसी औपचारिकता मत करो। उसने जेब में हाथ डाला और कहा, इतना खास कौन हो गया जिसकी पहचान की पुष्टि में मेरी जरूरत पड़े। रेजिनेटिव ने सिर हिलाया और एक आदमी को दिखाया। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, चेहरा कपड़े से ढका था। रेजिनेटिव ने कपड़ा हटाया और कहा, योर हाइनेस, लगता है ये वही आदमी है जिसने तुम्हें बहुत पुराने दिनों में अगवा किया था। ईथन ने पूछा, तुमने उसे कैसे ढूंढा? रेजिनेटिव ने बताया कि उसके एक आदमी ने उसे जानसन की तंग गली में किसी और मामले की पड़ताल के दौरान पकड़ लिया। आदमी खुद बोला, 9 साल हो गए पर मुझे अभी भी पहचान का डर है, मैं डर के मारे मर जाऊंगा। ईथन ने हाथ झुकाकर पूछा, और क्या पता चला कि किसने उसे ये आदेश दिया? रेजिनेटिव ने कहा, हाँ, जैसा हम सोच रहे थे। ईथन ने दुख और गुस्से में मुट्ठी कस ली और सोचा, ओह, वाकई मेरा चाचा ही था। अब और साफ हो गया कि रोफनाल मेरी जान से छुटकारा पाना चाहता था। रेजिनेटिव ने पूछा, अब हम इसका क्या करें? ईथन सोचने लगा, इसका क्या किया जाए? मैं अपनी सारी सहनशीलता का बदला लेना चाहूंगा। इसे इतनी मार मारनी चाहिए कि उसकी खाल उधर जाए, फिर गर्म लोहे से जलाकर मार दें जब तक वो मौत की भीख मांगे। नहीं, और भी बुरा और क्रूर कुछ चाहिए। फिर उसे सिसिलिया की बात याद आई। योर हाइनेस, आप उन लोगों पर भी रहम करते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी। ईथन ने रेजिनेटिव से पूछा, तुम क्या करोगी? सिसिलिया की बात याद आते ही उसने ठहर कर सोचा, मुझे असली गुस्सा उस इंसान पर नहीं है जो बस आज कमजोर था, असली गुस्सा तो रोफनाल पर है। अंत में ईथन मुड़कर चला गया और बोला, इसको संभाल लेना। रेजिनेटिव ने कहा, यस योर हाइनेस। ईथन तेज सांसें लेते हुए जाते हुए सोच रहा था, ये लोग मुझे क्या कर सकते हैं? इन्हें गोली मार देनी चाहिए। उसे याद आया वो सब जो उस आदमी ने उसके साथ किया था। पर्दे पकड़कर वो सोचने लगा, जो कुछ उसने मेरे साथ किया